हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला में हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी किसकी, स्वरों के भेद की। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ही हम कहते हैं क्या, गुरु स्वर या फिर संधि स्वर, और इसे ही हम कह सकते हैं संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर को ही कहेंगे गुरु स्वर या फिर संधि स्वर। ठीक है, ये क्या होते हैं, द्विमात्रिक स्वर होते हैं। उच्चारण में हंसू से 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 7, और ये होते हैं बड़ा आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है, अब बात करते हैं दीर्घ स्वर के भी कितने भेद होते हैं, 2। तो दीर्घ स्वर के 2 भेद कौन से होंगे? यदि बात करें दीर्घ स्वरों के भेद 2, जिसमें हमने पढ़ा था एक मूल दीर्घ स्वर होता है जिसमें ये 3 स्वर आ जाएंगे, आ, बड़ी और बड़ा ऊ, और एक होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है, अब हमें इनका संयोग करना आना चाहिए। इन्हें संधि स्वर क्यों कहा गया या फिर संयुक्त स्वर क्यों कहा गया? क्योंकि ये 2 स्वर मिलके एक नए स्वर का निर्माण करते हैं। ठीक है, यदि मूल दीर्घ स्वर की बात करें, इन्हें ही हम कहते हैं सजातीय स्वर। इसे लिख भी सकते हैं क्योंकि कभी कभी मूल दीर्घ स्वर के स्थान पर वो सजातीय स्वर का प्रयोग भी कर सकता है। इन्हें कहते हैं हम सजातीय स्वर। 2 सजातीय स्वर मिलेंगे या हम कह सकते हैं 2 मूल स्वर मिलेंगे और मूल दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ए का निर्माण कैसे हुआ। एक मूल स्वर ए और एक मूल स्वर है, यानी कि 2 मूल स्वर मिले और आ का निर्माण हो गया। ऐसे ही ई प्लस ई मिले और बड़े ई का निर्माण हुआ। ठीक है, बात करते हैं उ और उ मिले, बड़े उ का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं इससे आगे कि संयुक्त दीर्घ स्वर की इनका निर्माण कैसे होता है। संयुक्त दीर्घ स्वर है कितने, 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका निर्माण हमें आना बहुत जरूरी है क्योंकि संधि में इनका डायरेक्ट देखने को प्रभाव मिलने वाला है। ठीक है, बात करते हैं कि ए कैसे बना होगा। यदि हम बात करें ए या फिर आ में ई या फिर बड़ी ई मिलाने से निर्माण होता है ए का। ठीक है, अब देखते हैं यदि हम ए या फिर आ में ए मिला दें तो निर्माण होगा ए का। ठीक है, अब बात करते हैं ओ की। यदि हम ए और आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिला देंगे तो निर्माण हो जाएगा ओ का। और ऐसे ही यदि हम ए और आ में ओ मिला देंगे तो निर्माण हो जाएगा औ का। ठीक है, तो इनका निर्माण इस तरह से होता है। इसीलिए इन्हें कहते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर, क्योंकि 2 असमान स्वर मिलेंगे या हम कह सकते हैं 2 विजातीय स्वर मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, क्योंकि ये 2 अलग अलग स्वर मिले और निर्माण कर दिया ए का। ठीक है, ऐसे 2 अलग अलग स्वर मिलेंगे और निर्माण करेंगे, इन्हें बोलते हैं हम संयुक्त दीर्घ स्वर। और ये एक समान सजातीय स्वर मिलते हैं और निर्माण करते हैं इन 3 स्वर का, आ, बड़ी ई और ओ। तो इनका निर्माण ध्यान रखना अच्छे से आना चाहिए। जब हम संधि की शुरुआत करेंगे तो इनके निर्माण की हमें आवश्यकता होगी। तो हमने पढ़े हैं दीर्घ स्वर जो कि होते हैं कितने, 7 होते हैं, और इन्हें हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं जो हम कहते हैं दीर्घ स्वर के भेद। कितने, 2। एक भेद में हमने पढ़ा ये 3 स्वर आएंगे और एक भेद में ये 4 स्वर आ जाएंगे। ठीक है, इनका नाम रखा मूल दीर्घ स्वर, क्योंकि 2 मूल स्वर मिलेंगे और एक बड़े स्वर का निर्माण कर देंगे। ठीक है, और इनका नाम है संयुक्त दीर्घ स्वर। 2 स्वर मिले और निर्माण हो गया इनका। ठीक है, तो इनका अच्छे से निर्माण करना आना चाहिए, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इससे आगे की नेक्स्ट स्वर कौन सा है हमारा, प्लेतु स्वर। ठीक है, नोट करेंगे, बात करते हैं इससे आगे।
अब बात करते हैं हम प्लेटो स्वर की। प्लेटो स्वर, यदि प्लेटो स्वर की बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। लिख लेंगे इस पॉइंट को भी। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ। यदि एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन करेगा कि प्लेटो स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे प्लेटो स्वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उछलता हुआ। फिर प्लेटो स्वर है क्या, ये होता है त्रिमात्रिक स्वर। बात करते हैं प्लेटो स्वर जो होता है मूल स्वर से 3 गुना समय लेगा, या फिर इसे ही हम बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर, या फिर इसे ही बोलते हैं बहुमात्रिक स्वर। तो लिख लेंगे इसे त्रिमात्रिक स्वर कहेंगे, या फिर बहुमात्रिक स्वर कहते हैं। वैदिक भाषा में इसका प्रयोग हुआ, तो वैदिक भाषा में इसे त्रिमात्रिक स्वर या फिर बहुमात्रिक स्वर कहते हैं, वैदिक भाषा में। ठीक है। और यदि इसके उच्चारण की बात करें तो हसु स्वर से 3 गुना समय लेगा। इस पॉइंट को भी लिख लेंगे। उच्चारण में हसु स्वर से 3 गुना समय लगता है। प्लेटो स्वर होते क्या है देखते हैं। जैसे कि हमने कहा राम, राधा, यानी कि जिसे बोलने में समय लग रहा है, देखना। यदि हम एग्जाम्पल देखें राधा, तो इसे हम इस तरह लिख देते हैं राधा। अब ये मैंने बनाया, किसका चिन्ह था, ये था गुरु चिन्ह, गुरु। इसकी मात्रा कितनी होती है, 2। ठीक है। राधा हुआ, या फिर कह सकते हैं राम, राम, या फिर ओ। ये क्या है, हमारे इनमें प्रयोग हुआ है प्लेटो स्वर। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्लेटो स्वर का शाब्दिक अर्थ होता है उछलता हुआ, और प्लेटो स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं या फिर बहुमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है। वैदिक भाषा में इसे त्रिमात्रिक और बहुमात्रिक स्वर कहा गया। ठीक है। उच्चारण में हसु स्वर से 3 गुना समय लगता है। और हाँ, यदि कहे कि दीर्घ स्वर से उच्चारण में कितना समय लगेगा, तो दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है। तो फिलहाल ध्यान रखेंगे उच्चारण में हसु स्वर से 3 गुना समय लगता है। ठीक है। बात करते हैं इससे आगे, चलते हैं इससे आगे। अभी हमने स्वरों के भेद जाने, जिसमें हमने पढ़ा हसु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लेटो स्वर। ठीक है। अब एक ध्यान रखना, पॉइंट बना लेंगे। एक होता है आगत स्वर। अब ये आगत स्वर क्या होता है देखते हैं। आगत स्वर होता है ये आगत स्वर। ये कहाँ से लिया गया है, ये हमने हिंदी में जो लिया है अंग्रेजी भाषा से लिया है। ठीक है। तो लिख लेंगे इसे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। तुमने इसका प्रयोग देखा होगा कहाँ, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, तो ये ओ की ध्वनि देगा। ठीक है। डॉक्टर, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। ये आगत स्वर होता है। ये चंद्र बिंदु अलग है, इसे आगत स्वर मत समझ बैठना। ठीक है। तो ध्यान रखना आगत स्वर होगा। अब बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण में, थोड़ा आगे चलेंगे तो अलग अलग आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि जीभ के आधार पर, होठों के आधार पर। तो पहला ही पॉइंट लिखेंगे हम क्या, स्वरों के वर्गीकरण में क्या लिखेंगे, जीभ के आधार पर स्वरों का भेद, स्वरों के भेद। जीभ के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, ये होते हैं 3। तो ध्यान रखना कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से होंगे, एक तो होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर,
और एक होता है पश्च स्वर। यदि स्वरों को जीव के आधार पर या जीवा कह सकते हैं, जीवा के आधार पर स्वरों के भेद कितने होंगे? 3। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब ये अग्र स्वर क्या है? जिनका उच्चारण जीव के अगले भाग से होता है उन्हें ही बोलते हैं अग्र स्वर। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो जीव के अगले भाग से बोले जाते हैं, अगले भाग से बोले जाते हैं, तो वे ही क्या होंगे? अग्र स्वर। ये कौन कौन से हैं जो जीव के अगले भाग से बोले जाएंगे? ई, बड़ा ई और ए और ए। यदि हम इनका उच्चारण करके देखेंगे तो हमें महसूस होगा, उच्चारण करेंगे ई ई ए ए, तो लगेगा कि हाँ ये क्या है? जीव के अगले भाग से बोले जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि मध्य स्वर क्या है? मध्य स्वर होता है जो जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम कह सकते हैं जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं। जीव के मध्य भाग से बोला जाने वाला स्वर कौन सा है? ध्यान रखेंगे, ये है जीव के मध्य भाग से बोला जाने वाला स्वर। अब पश्च स्वर क्या है? जो जीव के पश्च भाग से, पश्च मतलब जीव के पीछे का जो भाग होता है उससे बोले जाने वाले स्वर ही क्या होंगे? पश्च स्वर। तो लिखेंगे इसे जीव के पश्च भाग से, पश्च मतलब जीव के पिछले भाग से। ठीक है, पश्च भाग से बोले जाने वाले स्वर। ठीक है, जो जीव के पिछले भाग से बोले जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, जो कि इसमें होंगे आ हो जाएगा, उ बड़ा ओ और आओ, और ध्यान रखना इसमें आ जाएगा एक आग्र स्वर भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अग्र स्वर है ई ई ए। मध्य स्वर है ए। पश्च स्वर है आ उ ओ औ, और ये भी ध्वनि देगा ओ की। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे जीव के आधार पर स्वरों के भेद। अब बात आती है कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। हालांकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कौन सा भाग जीव के आधार पर नहीं है, तो 3 ऑप्शन होंगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, एक अन्य डाल देगा। या फिर कहेगा कि बताओ कौन सा स्वर अग्र स्वर है या पश्च स्वर है। इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यदि मैं एग्जाम्पल लूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, बताना। मैंने लिखा ई, ए ऑप्शन ई, बी ऑप्शन लिखा ए, सी ऑप्शन लिखा ओ, डी ऑप्शन ओ। और आपसे कहा जाए कि बताना मध्य स्वर इन 4 स्वरों में से कौन सा है, तो बताएंगे मध्य स्वर कौन सा हो जाएगा? जो जीव के मध्य भाग से बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, चलो इससे आगे बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा जीव के आधार पर स्वरों के भेद। अब पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर या मुख के आधार पर जो हम उच्चारण करते हैं उनके आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब बात करते हैं मुख खुलने या कह सकते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। कितने होते हैं? कितने होते हैं? ये होते हैं 4। 4 कौन कौन से होते हैं देखेंगे। एक होता है संवृत स्वर और एक होता है अर्धसंवृत। एक भेद होता है विवृत और एक भेद होता है अर्धविवृत। अर्धसंवृत, विवृत
विवृत और अर्धविवृत। बात करते हैं समवृत स्वर कौन से होते हैं, अर्धसमवृत स्वर कौन से होते हैं, विवृत कौन होते हैं और अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, समवृत, समवृत क्या होगा, बोलते समय मुख लगभग क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे बोलते समय मुख लगभग बंद रहता है। देखते हैं ऐसे कौन से स्वर हैं जिन्हें बोलते समय लगभग मुख क्या होगा, बंद होगा। तो एक तो होता है छोटा ई, बड़ा ई, ऊ और यदि हम इन्हें बोल के देखेंगे तो महसूस भी होगा कि लगभग मुख बंद है, ई ऊ ऊ। ठीक है, बात करते हैं अर्धसमवृत की। अर्धसमवृत क्या होते हैं, जिन्हें बोलते समय आधा मुख बंद हो। ठीक है, लिख लेंगे बोलते समय आधा मुख बंद होता है। ऐसे स्वर कौन से हैं जिन्हें बोलते समय लगभग आधा मुख बंद होता है, तो देखेंगे एक हो जाएगा ओ और ए, जो एक मात्रिक होते हैं। ठीक है, बात करते हैं विवृत की, जिनके उच्चारण में पूरा मुख खुला हो। ठीक है, तो लिखेंगे बोलते समय पूरा मुख खुलता है। जैसे कि स्वर है आ। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धविवृत, जिनके उच्चारण में बोलते समय आधा मुख खुलता है। ठीक है, लिख लेंगे बोलते समय आधा मुख खुलता है। अब अर्धसमवृत और अर्धविवृत में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अर्धसमवृत को हम और क्या कह सकते हैं कि यह जो होता है उच्चारण में समवृत की अपेक्षा थोड़ा सा मुख खुलता है, जिसका अर्थार्थी होगा, जिसका मतलब ही होगा कि मुख आधा मुख बंद होता है। ठीक है, तो हमें बेशक ऐसे याद ना रहे, पर इतना याद होना जरूरी है कि अर्धसमवृत में कौन से स्वर आ रहे हैं, समवृत में कौन से स्वर हैं, और विवृत में कौन से स्वर हैं, और अर्धविवृत में कौन से स्वर हैं। तो अर्धविवृत में कौन से स्वर होंगे, एक तो हमारा ए हो जाएगा, औ हो जाएगा जिस दो मात्रा। ठीक है, और एक हमारा आगत स्वर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक कौन सा बचा है, ए, ये भी हमारा अर्धविवृत में हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखेंगे, मुख खुलने या मुख आकृति का आधार पर स्वरों के भेद होते हैं चार। एक होता है समवृत, बोलते समय मुख लगभग बंद रहता है। ये चार स्वर क्या हैं, समवृत स्वर हैं, ध्यान देंगे। और एक होता है अर्धसमवृत, ये दो स्वर क्या हैं, अर्धसमवृत हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं उच्चारण में आधा मुख बंद रहता है। ठीक है, बात करते हैं विवृत की, बोलते समय पूरा मुख खुलता है। आ स्वर क्या है, हमारा विवृत स्वर है। और ऐसे ही अर्धसमवृत क्या है, बोलते समय आधा मुख खुलता है, जिसमें चार स्वर आ जाएंगे, ए, औ और ओ और ए। ठीक है, नोट करेंगे। बात करते हैं इससे नेक्स्ट, होठ के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, होठ के आधार पर कह दो या ओष्ठाकृति के आधार पर, बात तो एक ही है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 3। ठीक है, पहला भेद क्या होगा, व्रतमुखी, जिसे हम बोलते हैं वर्तुल भी कह देते हैं, वर्तुल या फिर वृत्ताकार। ठीक है, बात करते हैं दूसरा भेद होगा अव्रतमुखी या फिर अवर्तुल, और एक तीसरा भेद होगा उदासीन।
ध्यान देंगे। ओष्ठकृति के आधार पर स्वर के भेद 3 पड़े हैं, जो कि व्रतमुखी जिन्हें हम बोलते हैं वर्तुल, और दूसरा भेद क्या है अव्रतमुखी जिन्हें हम बोलते हैं अवर्तुल या फिर अवृत्ताकार स्वर, ठीक है। और एक होता है उदासीन। अब बात करते हैं ये हम कैसे पहचानेंगे इन्हें, देखना। व्रतमुखी बोलते समय, जिन स्वरों को बोलते समय होठ वृत्त बनाते हैं, जैसे मैंने बोला उ ऊ, ओ औ, तो होठ क्या है वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे जिन स्वरों को, ऐसे लिख लो, जिन स्वरों को बोलते समय होठ वृत्त बनाते हैं, होठ वृत्त बनाते हैं। ऐसे कौन कौन से स्वर हैं, ध्यान देंगे। उ, बड़ा उ, ओ, औ, और एक आगत स्वर भी ओ की ध्वनि दिएगा तो बताएंगे ये भी क्या हो जाएगा व्रतमुखी, ठीक है। अब बात करते हैं अव्रतमुखी, जिनका उच्चारण में होठ वृत्त नहीं बनाते, वो लिख लेंगे बोलते समय होठ वृत्त नहीं बनाते हैं। और एक हमने पढ़ा है उदासीन। उदासीन क्या है, होठ उदासीन रहते हैं, यानी कि ना ही तो व्रत बनाएंगे और लगभग होठ क्या रहेंगे उदासीन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे होठ उदासीन रहते हैं, होठ उदासीन रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे होठ उदासीन रहते हैं, ऐसा कौन सा स्वर है, ऐसा एक स्वर है, ध्यान रखना है। जब हम इसे बोलेंगे है तो लगभग क्या है होठ उदासीन होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अव्रतमुखी, कौन से स्वर वृत्त नहीं बनाते हैं, ठीक है। आ स्वर वृत्त नहीं बनाएगा, ई स्वर वृत्त नहीं बनाएगा, बड़ा ए भी वृत्त नहीं बनाएगा, और ए और बड़ा ए, ठीक है। ए और ए ये एक मात्रिक होता है, ये दोनों द्विमात्रिक होता है, हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये स्वर का वृत्त नहीं बनाते, ठीक है। होठ के आधार पर स्वरों के भेद हमने पढ़े 3, व्रतमुखी जिन्हें हम बोलते हैं वर्तुल, अव्रतमुखी जिन्हें हम बोलते हैं अवर्तुल, ठीक है, और उदासीन, ठीक है। तो व्रतमुखी होते हैं जिन स्वरों को बोलते समय होठ वृत्त बनाते हैं, और अव्रतमुखी होते हैं बोलते समय होठ वृत्त नहीं बनाते, ठीक है। हम आराम से इन्हें पहचान सकते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चंस देगा और 4 ऑप्शन देगा, कहेगा कि बताओ कौन सा स्वर अव्रतमुखी है, या फिर कह सकता है व्रतमुखी है, या फिर कह सकता है कौन सा स्वर उदासीन है। तो इस तरह से हमने स्वरों का वर्गीकरण किया, अलग अलग आधारों पर स्वरों का हमने वर्गीकरण किया। तो ध्यान रखना, अच्छे से इन्हें पढ़ना है, ध्यान देना है, ठीक है। बात करते हैं इससे आगे। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।